हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास अबाउट किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने कई सारे पैरामीटर्स पढ़े थे, जैसे यूरिया एनालिसिस, क्रेटिनिन एनालिसिस, और उसके बाद में हम लोगों ने सम टाइप ऑफ क्लियरेंस टेस्ट के बारे में जाना था, जिसमें 4 मैंने आपको बताए थे: हिप्यूरिक एसिड, इनुलिन, क्रेटिनिन एंड यूरिया। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि जीएफआर को कैसे एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेटिनिन एंड यूरिया रेशियो, एंड विदाउट इट बोथ टाइप से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा जीएफआर। ठीक है, तो सबसे पहले जीएफआर होता क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसको बोलते हैं, और ये होता है एक वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो कि ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है दोनों किडनीज़ का मिला करके। यानी दोनों किडनी साथ में 1 मिनट के अंदर कितने प्लाज्मा को फिल्टर कर रही हैं। ठीक है, इसका मेज़रमेंट हम जीएफआर के थ्रू करते हैं, और इसका यूज़ बेसिकली उन पेशेंट में ज़्यादातर किया जाता है जिनका या तो एक्यूट किडनी इंजरी हो या क्रॉनिक किडनी फेलियर हो। तो ऐसी कंडीशंस में ये देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसको, डेफिनेशन इसकी क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा filtered by all glomeruli of both kidneys per minute। ओके, तो अगर किडनी के फंक्शन की एनालिसिस किसी को करनी है तो इसमें ढेर सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो जीएफआर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर की तरह से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल रेंज इसकी दी गई है, जीएफआर की नॉर्मल रेंज which is about 90 to 120 ml per minute in adult male and 80 to 120 ml in फीमेल, अडल्ट फीमेल। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जो जीएफआर है वो कम भी होता है। तो यहाँ अडल्ट की बात हो रही है, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल जीएफआर से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब फिजियोलॉजिकली देखें तो जो ब्लड एंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और उसमें क्या होता है कि जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर्स हैं, वो सब कुछ फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में और वहाँ से पीसीटी में चला जाता है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं लाइक लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर हमको यही देखना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड कितना अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स किडनी फिल्टर कर पा रही है, क्योंकि जिसकी किडनी डैमेज होगी वो प्लाज्मा भी फिल्टर नहीं कर पाएगी, वाटर तक फिल्टर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जीएफआर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ी से जानेंगे। तो बीपी है, बीपी कितना है? अगर ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। हो सकता है वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन भी फिल्टर आउट कर दे। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्ट करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन कितना है ये भी डिपेंड करता है। हाइड्रेशन स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। और किडनी की डिजीज़ेज़, क्या उसकी किडनी में कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है ऑलरेडी, इस बात पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। इसके मेथड्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो कुछ तो हमारे इनुलिन क्लियरेंस के हेल्प से हम देख रहे हैं, जो मेन है आपका क्रेटिनिन क्लियरेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है एस्टिमेटेड जीएफआर, ईजीएफआर। इसमें डायरेक्टली कितना क्रेटिनिन यूरिन में या प्लाज्मा में है
उसकी रेंज के अकॉर्डिंग ही हम फार्मूला पे रख करके जीएफआर को एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। और रेडियो आइसोटोप मेथड भी जीएफआर को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, यानी लो कब होगा कब हाई होगा। जीएफआर लो कब होता है? किडनी में जब कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो या कोई एक्यूट टाइप ऑफ इंजरी हो गई हो, डिहाइड्रेशन हो या फिर बॉडी शॉक में गई हो। कार्डियक आउटपुट स्टेटस पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी का हार्ट फेल है तब भी जीएफआर कम हो जाता है। ये तो हुआ लो जीएफआर की बात कर लेते हैं हाई जीएफआर की। हाई जीएफआर किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलिटस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट के स्टेटस पे डिपेंड करता है, अगर किसी का बीपी बढ़ा होगा तो उसका किडनी का फिल्टर आउट करने का रेंज भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो स्टेजेस हैं सीकेडी के, उन स्टेजेस को भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है, क्योंकि जीएफआर के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में मोर देन 90 ml होगा, जैसे 120 मैंने आपको बताया 120 ml होना चाहिए। तो अगर 90 से ज़्यादा है तो स्टेज 1 है, अगर 90 से कम है तो स्टेज 2 है, अगर वो 30 to 60 के बिटवीन है तो स्टेज 3 है। स्टेज 4 कब होगा? जब 30 से भी कम हो जाए जीएफआर। और स्टेज 5 आ जाता है जब किसी का जीएफआर 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाए। ऐसा कब होता है? जब पूरी तरीके से दोनों किडनियाँ फेल हो गई हों, तब ऐसा जो है कंडीशन देखने को मिलेगा कि उस पेशेंट का जीएफआर 15 से भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट जीएफआर। क्या होता है, नॉर्मल रेंज कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको याद क्या रखना है? मेनली याद आपको मेथड्स रखने हैं एंड नॉर्मल रेंज रखनी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ढेर सारे मिनरल्स जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब क्यों आपको लगेगा कि क्यों हम किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर इसको देख रहे हैं? क्योंकि किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए किडनी का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें मेनली कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा मेन है। इसके अलावा कैल्शियम है, ढेर सारे हैं, ठीक है। तो इनको इनका जो हेल्प है बॉडी में मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, किसी का एसिड बेस बैलेंस, जैसे हाइड्रोजन है, बाइकार्बोनेट, इनका रोल एसिड बेस बैलेंस में है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम यूज़ होगा, नर्व कंडक्शन में भी यूज़ होगा। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रोल है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट में, क्योंकि हम देखते हैं किडनी में, इसलिए देखते हैं क्योंकि किडनी इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की नॉर्मल रेंज होती है 135 से 145 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसकी सोडियम की नॉर्मल रेंज है। करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करता है। सोडियम का अमाउंट जैसे जैसे ब्लड में बढ़ेगा आपकी बॉडी उतना ही फ्लूइड को रिटेन करेगी। बीपी को बैलेंस करता है और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशंस में हेल्प करता है, ठीक है। क्या अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं? तो दो तरीके की अबनॉर्मलिटीज़ किसी में भी देखने को मिलेगी, हाइपो, हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कि उस चीज़ में कमी आ रही है,
और हाइपर का मतलब होता है कि उस चीज़ में ज़्यादा हो रहा है, वो उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो दोनों की कंडीशन साइन सिम्टम के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली हाइपोनाइट्रीमिया मीन्स सोडियम का बढ़ा हुआ अमाउंट, कम अमाउंट, यानी लेस सोडियम प्रेजेंट इन द ब्लड, हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन में। तो इसमें जो है क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, हार्ट फेलियर, इन सभी की कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। हाइपरनाइट्रीमिया में आपको क्या देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में। ठीक है। इनमें जो सोडियम है वो किडनी रिमूवल इसका अच्छे से नहीं कर पाती है, तो सोडियम का अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सोडियम। इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मार्कर्स में से एक है। ओके, तो हाँ, पोटेशियम की हम लोग बात कर रहे थे। तो पोटेशियम को मैंने आपको बताया इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सोडियम में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस को टॉलरेट कर सकती है बॉडी, बट पोटेशियम सीधे कार्डियक रिदम को अफेक्ट करता है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी डिसबैलेंस जो है टॉलरेट नहीं कर पाती बॉडी। तो और पोटेशियम में डिसबैलेंस होता कब है, ज़्यादातर जब किडनी फेलियर की कंडीशन होती है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 3.5 to 5। अब इसमें 5.5 भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 3.5 to 5 ही होती है, एग्जैक्टली इतना ही। इसका अगर हम बात करें इसके फंक्शन, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, कार्डियक रिदम को मेंटेन करना, नर्व के कंडक्शन को बनाए रखना, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है पोटेशियम। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। हाइपो मीन्स पोटेशियम का कम हो जाना, इसमें वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, एरिथमियाज देखने को मिलेंगी। ठीक है। एरिथमियाज भी यहाँ पर आएगा कि अगर पोटेशियम का लेवल कम होता है तो हार्ट अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाता है। और वही इसका अपोजिट, अगर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो, यानी कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए, तो कार्डियक अरेस्ट डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट यानी डेथ भी हो सकती है। रीनल फेलियर की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पोटेशियम। आपको मेनली हर एक चीज़ की नॉर्मल रेंज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है क्लोराइड। क्लोराइड को हम Cl- से भी डिक्टेट करते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 98 से 100 या 106 मोल पर लीटर। इसका काम क्या होता है क्लोराइड का, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करवाना, क्योंकि HCl में जो Cl उसके पास होता है वो क्लोराइड आयन से ही लेता है। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम। कैल्शियम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक आयनिक कैल्शियम और एक फ्री कैल्शियम। ठीक है। तो कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो होता है 8.5 to 10.5 mg/dl। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और नर्व्स के ट्रांसमिशन में भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है,
और क्लॉट नहीं हो पाता है ब्लड, और पैरों में हाथों में ऐंठन होना और स्पाज्म की कंडीशन होना, लग एक देखने को मिलते हैं बेसिकली पैरों में। हाथों में तो फिर भी कम, बट पैरों में पेन बहुत तेज़ी के साथ में देखने को मिलता है जब भी किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। अगला है हमारा जो आयनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, 2.5 टू 4.5 mg/dl। तो इसका फंक्शन क्या होता है, बोन के मिनरलाइजेशन में ये हेल्प करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करने में फॉस्फेट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें आपने हर स्टेप में देखा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट हर एक जगह पर वहाँ पर काम आता है और वो क्या करता है, मेनली एनर्जी को प्रोड्यूस कराता है। ग्लूकोज का जब भी ब्रेकडाउन होगा उससे एनर्जी बनेगी, तो वहाँ पर फॉस्फेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन के भी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड से बन करके हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। अगला जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg2+ से डिकेट करते हैं हम लोग, और इसका जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो है 1.7 टू 2.4 mg/dl। ठीक है, और इसके जो फंक्शन हैं वो होते हैं एंजाइम एक्टिवेशन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसके फंक्शंस होते हैं मैग्नीशियम के। तो जो मेनली हमने ये इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं इसको केएफटी के पैरामीटर्स में इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनमें डिसबैलेंसिंग, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डिसबैलेंसिंग ओके क्लास, तो मैं आपको बता रही थी कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स को केएफटी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि बिकॉज किडनी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके नॉर्मल रेंज और कौन सी कंडीशंस में, किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में वो एग्जेजरेट हो रहे हैं, कब उनका अमाउंट कम हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। लेबोरेटरी एस्टिमेशन जो हम इसका करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या मेथड है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो मेथड है, पहला आईएससी। आजकल के टाइम पर जब भी इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं, तब जो मेथड यूज़ हो रहा है वो आइसो सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मेथड, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मेथड यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से कौन सा आयन कितने अमाउंट में सीरम में प्रेजेंट है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फ्लेम फोटोमेट्री होता है। फ्लेम फोटोमेट्री पहले के टाइम पर यूज़ होने वाला था, मेथड था, बट आज के टाइम पर ये नहीं यूज़ होता है। कैसे ये काम करता था, ये बेसिकली किसी भी सीरम में हम क्या करते थे, एनर्जी उसको देते थे। तो अगर वो इलेक्ट्रोड, अब वो आयन प्रेजेंट है, मान लीजिए कैल्शियम हमें देख रहा है, तो कैल्शियम अगर उस सैंपल में होगा, प्रेजेंट है अगर कैल्शियम, तो वो एनर्जी लेगा, वो आउटर शेल्स में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन, और जब वो वापस आएगा तो एक लाइट इमिट करेगा, एक लाइट वो छोड़ेगा, इमिट करेगा। उस लाइट का मेज़रमेंट हम कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। कैलोरीमेट्रिक मेथड भी यूज़ करते हैं। कैलोरीमेट्रिक मेथड नॉर्मल कई सारे
चीज़ों के मेज़रमेंट में, क्रेटिनिन, यूरिया, बिलिरुबिन, हर एक चीज़ के मेज़रमेंट में कलरीमेट्रिक मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस कौन कौन सी कंडीशंस में अकर हो सकते हैं। तो किडनी डिजीज़ में, डायबिटीज़ मेलिटस में, डिहाइड्रेशन में, बर्न की कंडीशन में, डायरिया, हार्ट डिजीज़। देखिए, जब जब भी वाटर इम्बैलेंस होगा तब तब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, क्योंकि ये आपस में कोरिलेटेड रहते हैं, कोरिलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोगों ने सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना है। जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आपको इतना ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी भी पेशेंट की रिपोर्ट आपके पास आएगी और अगर उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डिसबैलेंस आप देख पाओगे तो एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि कौन से कंडीशंस में चेंज हुआ है, यानी क्या कंडीशन उसमें अकर है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ है। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लास्ट पैरामीटर है KFT का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रोलाइट बचा था GFR, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है? इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन, पिरिमिडीन आपके जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कराते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में प्यूरिन, पिरिमिडीन के बारे में। तो उसमें से जो प्यूरिन है, मेनली प्यूरिन का जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलाइज हो करके वो यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो यूरिक एसिड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर किडनी फेलियर की कंडीशन है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है किसी की, तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू नहीं कर पाएगा, वो उसको रिटेन करके रख लेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर देख लें कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और आपके RNA में यूरेसल और नॉर्मली DNA में थायामीन, इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन्स। ठीक है, तो जिसमें से जो प्यूरिन्स, दो प्यूरिन्स होंगे, दो पिरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होंगे एडेनिन एंड ग्वानिन, दे आर मेटाबोलाइज इन द लीवर, और लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होकर क्या बनाएंगे? यूरिक एसिड। कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज यूज़ होगा। ठीक है, जब भी जो प्यूरिन है वो मेटाबोलाइज होकर के यूरिक एसिड बनाएगा तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। इस एंजाइम के हेल्प से बनेगा और बनने के बाद किडनी इसको फ़िल्टर आउट करके बॉडी से रिमूव कर देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, किडनी इसका रिमूवल ढंग से नहीं कर पा रही है, तो उस पेशेंट में जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगता है, गाउट की बीमारी, गठिया जिसको बोलते हैं, गाउट की डिजीज़ हो रही, गठिया की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलें। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 3.5 टू 7.2 mg पर DL मेल्स में होता है। फीमेल्स में कितना होगा? 2.6 टू 6 mg पर DL देखने को पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 70% एक्सक्रीशन किडनीज़ करती हैं और 30% इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि 30% जो है बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से ये स्टूल या फीसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो दोनों तरीके से इसका रिमूवल होता है। अगर मान लीजिए इसमें इंक्रीज़ हो रहा है
जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। तो अगर यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो रहा है तो गाउट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ल्यूकीमिया, कीमोथेरेपी, हाई प्यूरिन डाइट, अल्कोहल इंटेक, ये सब कंडीशंस हैं जो कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा। क्योंकि किडनी फेल होगी तो यूरिक एसिड बिल्कुल भी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी और वो वहीं के वहीं पड़ा रहेगा ब्लड में। डिक्रीज़ कब होगा? जब लीवर, क्योंकि लीवर में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ की हेल्प से चेंज हो रहा था। अब लीवर ही अगर ख़राब है मान लो, तो कैसे वो कन्वर्ट करेगा प्यूरिन को? तो इसलिए लीवर की फेलियर की कंडीशन में या लीवर में कोई डिज़ीज़ होगी तो इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कई सारे इनहेरिटेंस डिजीज़ेज़ होती हैं जिनमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिखाई देता है। उनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्रॉपर यूरिक एसिड का रिमूवल बॉडी नहीं कर पाती। ठीक है, बात कर लेते हैं इसको किस तरह से मेज़र करेंगे आप ब्लड में या सीरम में, जैसे भी आप मेज़र करेंगे। तो इसको मेज़र करने के दो तरीके हैं। एक तो यूरिकेज एंजाइम मेथड है। यूरिकेज एंजाइम का यूज़ करके हम इसको जो है मेज़र कर सकते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, आजकल के टाइम पर यूज़ किया जाने वाला जो मेथड है वो यूरिकेज मेथड ही है। एंजाइमेटिक कलरीमेट्रिक मेथड ये पहले यूज़ होता था, अभी नहीं। कलरीमेट्रिक मेथड, वैसे यूरिकेज जो मेथड है उसमें यूरिकेज एंजाइम्स हम डाल करके मेज़र करेंगे, लेकिन इसका मेज़रमेंट हमको जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है या कर रहे हैं और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक मेडिकेशंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है। 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है ओनली 25,000, और इसको करने के बाद आप एलिजिबल होते हो प्राइमरी स्टेज पर एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूरिक एसिड, हाँ, कब डिक्रीज़ होगा कब इंक्रीज़ होगा, चीज़ें हमने देखी, हमने मेथड देखे। अब हम लोग इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे, जो कि लास्ट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कौन सी कंडीशन है जब यूरिक एसिड बढ़ेगा और प्रॉब्लम अकर होगी? किडनी स्टोन हो सकते हैं, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डिजीज़ की कंडीशन में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंडीशन में। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट KFT हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने KFT के सारे पैरामीटर और सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यूरिन की एनालिसिस भी आती है KFT में। KFT में आप यूरिन की जो एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा रखी है वो भी किडनी के फंक्शन को ही डिक्टेट करती है। तो यूरिन एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, बट यहाँ पर हम डिस्कस इसलिए नहीं करें, यहाँ पर दिया हुआ आगे है वो, बट उसको किस लिए डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम लोग डिटेल में यूरिन एनालिसिस पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट KFT, और KFT आपका कंप्लीट हो गया है। LFT एंड KFT दोनों पॉसिबली कि हम लोग अपना जो अगला डिज़ीज़ पढ़ने वाले हैं वो कोई टेस्ट जो पढ़ने वाले हैं, या तो कार्डियक मार्कर हम पढ़ेंगे, कार्डियक प्रोफाइल या फिर लिपिड प्रोफाइल, इन दोनों में से पढ़ेंगे। तो वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे KFT कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे।
हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।